अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं रिहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेके आया हूँ। जैसा कि आजकल जो चुनावी माहौल है दिन ब दिन करीब आते आ रहा है और लोगों का उत्साह और प्रत्याशी फील्ड में बहुत नज़र आ रहा है। तो चलिए एक ऐसे गद्दावर प्रत्याशी जो एमआईएम से है, पम्मी बेगम। तो मैम आप पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम पम्मी बेगम, मैं प्रखंड महिला अध्यक्ष हूँ डिगल बैंक। और मैं सबसे पहले आपके चैनल की शुक्रगुजार हूँ और पूरे जितने भी यहाँ के सोशल मीडिया के थ्रू से जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान है आज जितने भी लोगों को निखारने में, उनको आगे लाने में। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और हर मुद्दे को उठाने में आप जो काम करते हैं, मैं आपको दिल से सलाम करती हूँ ऐसे चैनल के लिए। तो मैम आप प्रखंड अध्यक्ष हैं और पहले से थे, अब एमआईएम का कैंडिडेट प्रत्याशी भी है। तो आप जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आखिर क्यों लड़ना चाहते हैं, इसका क्या रीज़न है? जी, देखिए, मैंने अभी तक ये बात कहीं पे भी किसी उस पे नहीं लिखी कि मैं प्रत्याशी हूँ। मैंने ये बोला कि मेरी पार्टी अगर मेरे को टिकट देती है तो पम्मी बेगम चुनाव जरूर लड़ेगी। और ख़ास करके मैंने दिगल बैंक और ठाकुरगंज के लोगों पे छोड़ रखा है। अगर ठाकुरगंज के दिगल बैंक के लोगों ने अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत देखी होगी तो वो ज़रूर मेरा सहयोग करेंगे और मेरे को इलेक्शन लड़ाएंगे। ये कि वोट पब्लिक ने देना है और पब्लिक ही तय करे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ये पब्लिक देखना चाहिए और मैं पब्लिक को भी ये आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जिन तक भी ये वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और इस वीडियो को ये भी लोगों तक ये बात अपनी रखें। देखिए, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं जो 50 साल 60 साल के हैं, वो लोग मोबाइल वगैरह नहीं देखते, जो यूट्यूब नहीं देखते, उनको जैसे आप बताओगे वैसे ही वो समझते हैं। तो लेकिन ये बात मैं जो सच्चा, ये नहीं कि कोई भी पार्टी का इंसान हो, वो सच्ची ईमानदारी से अगर जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं वो अपनी बात को रखें और परखें, दूध को दूध और पानी को परखने का जिस दिन वो लोग काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह मेरे हर प्रखंड, हर विधानसभा, हर जिले में विकास होगा। पता नहीं आखिर क्यों हम लोग ऐसे करते हैं कि एक दूसरे के नारे लगाते हैं। मैं कहती हूँ कि नारा मत लगाइए किसी के पीछे, उसको परखिए, परखने का मौका देखिए। जो आपके बीच में 4 साल 5 साल से बीच में रहता है उस इंसान को मौका दीजिए। जो अभी वक्त की बरसात देख के आए हैं उनके साथ आप खड़े होंगे तो कल को घाटा आपको होगा। नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई घाटा होने वाला नहीं है। मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवी रहूंगी। मेरे को उस पद से कोई नहीं हटा सकता। मैं समाज सेवी के पद से समाज सेवी हूँ। जो मेरी हैसियत है, मैं अपने ही तरीके से लोगों की आवाज़ उठाने का भी काम करती हूँ। और जब तक मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर आवाज़ दिया है, उस आवाज़ को मेरा अल्लाह ही दबा सकता है। ये किसी इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरी आवाज़ को दबा दे। तो मैं चाहती हूँ जितने भी, मैं देख रही हूँ अभी बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है, लोग एक दूसरे का पोस्टरों पे पोस्टर कर रहे हैं, उसको बनाइए जी, वो है जी, ये है। आखिर उसके बारे में आप क्या काबिलियत जानते हैं? आप यही अगर मुद्दे उठाइए कि नहीं, हम लोगों को 5 साल में विकास नहीं हुआ और 5 साल के विकास का हिसाब चाहिए, जो विकास किया होगा हम उसका साथ देंगे। मैं जिस पार्टी से हूँ, मेरी पार्टी का तो यहाँ पे अभी ना तो कोई कैंडिडेट जीता है, ना मेरी पार्टी यहाँ से विधानसभा लड़ी है। और अगर मेरी पार्टी मौका मिलता है हम लोगों को तो इंशाल्लाह काम करने का काम करेगी मेरी पार्टी। अगर उसके बावजूद भी काम नहीं करती तो पब्लिक अगर गद्दी पे बिठाना जानती है तो लात मार के उतारने का काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि हम लोगों का आवाज़ को उठाते हैं, तो किस तरह से आपने लोगों का आवाज़ उठाया, किस बुनियाद पर लोगों का आवाज़ उठाया, आप बता सकते हैं? जी 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 जी, देखिए, मैं 2017 से जब बाढ़ आया था, उससे पहले भी, जरूरी नहीं 2017 बाढ़ तो एक बात हो गया, उस टाइम ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में जो ज़्यादा लोगों के बीच में आ गई थी। तो क्योंकि उस टाइम बाढ़ के मैटर में मैं जब ब्लॉक में जाके धरना दिया था, मेरे ऊपर केस हुआ था, वो कोई इतनी बात नहीं थी। उससे पहले भी मेरे गांव, मेरे अगल बगल जो समाज के लोग हैं, जितनी मेरी हैसियत है, हैसियत के हिसाब से जैसे देखा, विधवा औरतें होगी, जहाँ ऐसे भी परिवार है एक जो मतलब कि भाई बहन है, उनकी अम्मी अब्बा नहीं है,
उनका घर नहीं था, बाढ़ में बह के चला गया था। मैंने कई लोगों के पास उसकी फरियाद रखी लेकिन नहीं सुनाई दिया, बड़े लोगों के पास। मैंने एक चीज़ नोट किया कि गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है, और मैंने ये चीज़ को देखा तो फिर मैंने क्या किया कि झोली फैलाने का काम किया। आप शुरू जब भी कोई काम करो तो अपने घर से चालू करना चाहिए। जब मैं झोली फैला के अपनी बस्ती में निकली तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बस्ती वालों का कि उन्होंने मतलब कि 6,700 कुछ रुपया हमारे पास फंड हुआ, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने 100, जिसकी जितनी हैसियत से दिया। तो जब मेरे पास इतना पैसा होने के बावजूद फिर मैंने देखा कि देखिए कच्चा घर बनाएंगे, फिर वो घर बह के चला जाएगा। किसी ने बांस भी दिया, किसी ने सिंटी भी दिया, किसी ने झंडा भी दिया, किसी ने कासी भी दिया ताकि उस घर को बनाने का काम किया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये कच्चा घर बनने के बाद फिर अगले साल फिर बारिश आएगी, फिर ये बह के चला जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा इलाका है ये बाढ़ से ज़्यादा गूंजा हुआ है और हमेशा हर साल बाढ़ का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया कि उस बात को फिर मैंने दिमाग लगाया कि नहीं, फिर मैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके पास भी अपनी बात को लेके गई। किसी ने 1 ट्राली ईंट दिया, किसी ने 1 ट्राली बालू दिया, इस हिसाब से किसी ने सीमेंट दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने वो घर बनाया। आज वो दोनों भाई बहन उस घर में बहुत खुशी से रह रहे हैं और मेरे दिल को भी सुकून मिलता है कि अल्लाह जिसने भी उस घर में योगदान दिया, अल्लाह यहाँ के लिए नहीं उसका ऊपर के लिए घर का इंतजाम कर दे। और हमेशा पम्मी बेगम अपने ऊपर के लिए इंतजाम कर रही है, यहाँ का कोई नहीं। यहाँ बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, साथ में कोई नहीं लेके गया। जी मैम, हम आपसे कुछ सवाल है ये कि आप पंजाब की बेटी हैं और आप बिहार की बेटी बन चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप जब गरीबों के पास मिलने जाते हैं तो हमारा देहात का जो आवाज़ है वो सुरजापुरी है। आप हिंदी बोलती है तो क्या मतलब समझ पाते हैं वहाँ? जी जी जी, ये भी बहुत अच्छी बात है कि देखिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं बेटी पंजाब की हूँ, बहू यहाँ बन के आई। लेकिन मेरे को ज़्यादातर आप देख लीजिएगा जितना भी सीमांचल में है भाजी और बहन का रिश्ता दिया है। मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब इसलिए हूँ, बच्चे हों चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों या मेरे भाई हों, लेकिन मेरे को भाजी करके बोलते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की। सुरजापुरी समझ में आती? जी सुरजापुरी की बात है। देखिए भाषा यहाँ सुरजापुरी चलती है। आपने ये बात बोला मैं पंजाब की बेटी हूँ, तो एक बात और बता दूं, अगर अभी आप जब मैं जब कोई भी इंसान बंगाल में चला जाए, बांग्ला उसको हम लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन इसके समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। जो दिल का दर्द है ना, अगर आपने वो दर्द को समझ लिया तो बाकी रहेगी। सुरजापुरी मैं कोई नई नहीं आई, 18 साल से यहाँ पे हूँ। 18 साल मेरी शादी को हो चुका है, 20 साल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मिक्सित हो गया जी, मैं पूरी सुरजापुरी में हर बात को वो समझती हूँ और वो लोग मेरे से बोलते हैं, मैं मेरे दर्द को वो उनका दर्द मैं समझ लेती हूँ। मेरे लिए यही बहुत है। और मैंने आपको बोल भी दिया कि बंगाल में भी आप चले जाइए, आपको भी समझ नहीं आएगा। सुरजापुरी तो पूरा समझ आ रहा है, लेकिन बंगाल में हम लोगों को समझ नहीं आएगा। लेकिन जो दिल का दर्द है, जो दिल की खुशी है, वो आपके सामने रखेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। अगर आपके अंदर दिल है, अगर दिल नहीं है, आप ऊपर से दिखावा कर रहे हो, तो आपके सामने कोई भी भाषा रख दिया जाए तो वो आपके पास चलने वाली नहीं। जी बिल्कुल। अगर मैम आपको पार्टी सीट देती है, अगर आप कहीं बाई चांस जीत जाते हैं, तो आपका जो पहला जो काम होगा वो क्या होगा? जी ये सवाल आपने किया, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो एजुकेशन के झंडा फैलाते हैं, जिसके पास भी जाओ वो लोग ये बात बोलते हैं, एजुकेशन है हम लोग ये करवाएंगे जी, वो करवाएंगे। इन्होंने एजुकेशन के लिए आज तक क्या किया है? तो मैं उन लोगों तक आज बहुत अच्छा हुआ कि उस भाषण सुनने के बाद आज मेरे को इंटरव्यू देने का मौका मिला है। तो मैं उन लोगों से ये कह देना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, आप ये बात कहते हो कि पम्मी बेगम ने एजुकेशन के लिए क्या किया है, तो मेरे सबसे पहले मैं शुरू से कहती हूँ कि अपने घर को पहले लेके चलना चाहिए। मेरे बगल में जो मेरी बस्ती में सरकारी स्कूल है, मेरी पंचायत के अंदर जो सरकारी स्कूल है, मैं उनमें जाके हमेशा उस आवाज को उठाने का काम किया और टीचरों के पास अपनी फरियाद रखी कि देखिए ये जिसके बच्चे भी आ रहे हैं, ये किसान के बच्चे आ रहे हैं, किसी बड़े बड़े नेता के नहीं, क्योंकि नेता के बच्चे या किसी अमीर के बच्चे तो सिलीगुड़ी और किशनगंज में पढ़ लेंगे, लेकिन ये गरीब के बच्चे आ रहे हैं, इनको 2 अक्षर आप तो। लेकिन वो टीचर भी क्या करे, टीचर भी तो मजबूर है। नीतीश कुमार की ये दोहरी चाल है। नीतीश कुमार खुद मतलब कि नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन हो, और एजुकेशन के ऊपर हमेशा मैंने आवाज उठाई है। और मेरा फिर यही रहेगा कि सबसे पहले मेरा मुद्दा एजुकेशन के ऊपर ही रहेगा। जी देखिए, दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा स्वास्थ्य के ऊपर।
स्वास्थ्य। हाँ जी, देखिए लोग कहते हैं हमारे पास ऐसा नहीं है कि अल्लाह दिन का कोई चिराग आएगा हम लोग उसको घस देंगे, और जो लोग वादे कर रहे हैं हम ये करवा देंगे हम वो करवा देंगे, जो वादा करता है वो काम नहीं करता, ये तो हकीकत है। जो बरसते हैं वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो चुप रहते हैं वो हमेशा काम करने का काम करते हैं। ये जो गरजते हैं ये बरसने का काम कभी नहीं करेंगे, ये मेरे से लिखवा लीजिए। आज नहीं, अगर अल्लाह ने मेरे को जिंदा रखा, वो लोग भी अगर अल्लाह ने उनको भी मौका दिया तो आप देख लीजिएगा, फिर ये सवाल का जवाब भी फिर मैं ही आपको दूंगी। और मतलब कि देखिए सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ पे बहनों को परेशानी है। बहनों को परेशानी इस चीज़ की है कि हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है। जब हमारे हरियाणा पंजाब में लोग वोट देते हैं तो हर जगह पे उनको, हर नगर में उनको मतलब कि हॉस्पिटल मिलता है, तो फिर मेरे यहाँ पे क्यों नहीं? जब हम लोग वोट देते हैं तो फिर हमें यहाँ पे हॉस्पिटल क्यों नहीं? हाँ, आखिर हमारे वोट की कीमत क्यों नहीं? तो इसलिए हम लोग सबसे पहले अपना एजुकेशन के ऊपर तो करेंगे और हॉस्पिटलों के ऊपर काम करने का काम करेंगे, और हॉस्पिटल बनवाने का। हॉस्पिटल तो यहाँ बने हुए, बिल्डिंगें तो बनी हुई है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल तो बना लेंगे, लेकिन रास्ता का क्या? हॉस्पिटल जाने से पहले रास्ता का हमें जी रास्ते तो इतने ऐसे रास्ते हैं कि रास्ते की वजह से आज मेरी बेटियां, सिंगीमाड़ी चले जाइए आप लोग, मतलब कि लोहागाड़ा सिंगीमाड़ी जो है उधरली साइड पत्थरगट्टी, और इधर जिया पोखर की साइड यहाँ भी ऐसे रास्ते हैं कि जिनकी वजह से मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे। देखिए आप युवा हो एक, और युवा आजकल हमेशा मोटरसाइकिल के बगैर नहीं चलता, कोई भी हो। तो जो भी जहाँ रिश्ता करने जाएगा तो उसके घर तक वो चाहता है कि रोड होना चाहिए। तो सिर्फ जो ये सरकार है, ये जो भी ये सरकार मतलब कि कर रही है, ये सिर्फ कागजों में काम कर रही है, जमीन पे कोई काम नहीं है। सरकार से पहले बनता है विधायक जी को, पर विधायक जी जब तक उसका सूचना सरकार तक नहीं पहुंचाएगा तो कैसे रोड बन सकेगा? विधायक जी ये बात को क्यों नहीं आखिर करते, इस बातों को क्यों नहीं रखते? हमने उनको चुन के भेजा है। तो ये देखिए अब वक्त बहुत करीब आ गया है, तो इसका हिसाब जनता भी मांगेगी, और फिर हम लोग तो इसका हिसाब लेंगे ही। बोलेंगे कि आपको जब वोट दिया था, हम लोगों ने भी जेडीओ को वोट दिया था, उस टाइम एमआईएम पार्टी में नहीं थे हम लोग, हमारे यहाँ पे गठबंधन को वोट हुआ था। आप जिस समय समाजवादी में थे तो उस समय एमआईएम का बहुत बड़ा कट्टर विरोधी थे। नहीं, मैं मतलब कि मैं शुरू से पार्टी किसी में नहीं थी, मैं किसी पार्टी में नहीं थी, और ना मैं राजनीति में थी। मैं आपको बोला कि मैं समाज सेवी थी, और समाज सेवी के नाते जब देखा हमारे सदर अख्तर ईमान साहब ने, तो उन्होंने बोला कि आइए बहन हमारी पार्टी में आप महिला हो और महिला को जगाने। तो उस टाइम मैं दिगल बैंक में उस झंडे को लाने का काम किया था, और घर तक, इस घर तक एमआईएम को पहुंचाने का काम किया था। और इंशाल्लाह आज मेरे दिगल बैंक में हर घर में, चाहे विरोधी हो चाहे जागता हो, लेकिन ये जरूर जानता है कि एमआईएम का जो झंडा लेके आई थी वो पम्मी बेगम है। अच्छा, बिहार में एमआईएम किससे गठबंधन करता है? देखिए ये हमारे आला कमान, हमारे ऊपर सदर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मैं एक प्रखंड की अध्यक्ष हूँ, आपको इस चीज़ के बारे में क्या जवाब दे सकूंगी? हम लोग तो हाथ फैला के बैठे हुए हैं, बीजेपी को छोड़ के हम हर किसी से गठबंधन करने को तैयार। बीजेपी को आप क्यों नहीं पसंद करते? देखिए बीजेपी को ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को, लेकिन हम लोग बीजेपी के जो रूल है उनको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, उनका रूल को हम लोग नहीं मान सकते, उनके रूल खिलाफ हैं हम लोगों के। इस वजह से हम बीजेपी को छोड़ के हम हर किसी से गठबंधन करने को तैयार हैं। अच्छा जी, तो चलिए मैम, आपने हमें कीमती वक्त दिया हमारे चैनल को, उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहती हूँ आप बेबागी से हर आवाज़ को उठाते रहिए। और मैं देहात की आवाज़ के लिए मैं इन लोगों भाइयों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जितना भी वीडियो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि लोगों को जगाए। मैं फिर ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बुज़ुर्गों को जगाना ये युवा का काम है, क्योंकि युवा लोग मोबाइल देख रहे हैं, मेरे बुजुर्ग नहीं देख रहे। और बुजुर्गों को कैसे हम लोग मतलब कि जागरूकता लाए, और लोगों को ये बताएं कि हमारे बीच में 4 से 5 साल में जो रहा है उसको वोट देंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।